का एक मेथड जिसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक मेथड, या उसे कहा जाता है कल्चरल मैनेजमेंट कहा जाता है। हमने ये कहा था कि जब हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप परसेंटेज वहां पर जो हम मेथड्स फॉलो करते हैं, जो मेजर्स हम फॉलो करते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंजीनियरिंग मेजर्स होते हैं और एक मैकेनिकल मेजर्स होते हैं। जहां का स्लोप मोर देन 2% होता है वहां पर हम इंजीनियरिंग या मैकेनिकल मेजर्स को फॉलो करते हैं। एग्रोनॉमिक मेजर्स जनरली वहां पर फॉलो किए जाते हैं जहां का स्लोप परसेंटेज कितने से कम हो, 2 से कम परसेंट होता है। ठीक है, इस एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंदर हमने पहले बात की थी टिलेज के बारे में, और इसमें कहा कि अगर टिलेज फील्ड है जहां पर हमने टिलेज प्रैक्टिसेस किया है तो रन ऑफ लॉसेस कम होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा और मॉइस्चर का कंजर्वेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन टिलेज फील्ड। सेकंड टाइप हमने बात किया था मल्चिंग के बारे में। हमने कहा कि एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो which is applied on the soil surface that cover soil partially or fully and reduce the or minimization the evaporation losses and conserve the soil moisture and control the weeds, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्च बोलते हैं। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है। अगर मटेरियल डस्ट है तो उसे डस्ट मल्च बोलेंगे, स्ट्रा है तो स्ट्रा मल्च बोलेंगे, पेबल्स है तो पेबल्स मल्च बोलेंगे। इसी तरीके से एक वर्टिकल मल्च जो है, यहाँ पर एक टर्म आया था। वर्टिकल मल्च का मतलब क्या होता है कि मेनली जो ब्लैक सॉइल्स होती है, जहां पर कॉफी गार्डन्स होते हैं, वहां पर सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, रन ऑफ लॉसेस को रोकने के लिए, या कहें कि सॉइल को कंजर्व करने के लिए, उसके इरोजन लॉसेस को कम करने के लिए 15 सेंटीमीटर विड्थ कट लगा के जो है वी शेप की एक फरो बनाई जाती है। उसके अंदर स्ट्रॉ फिल किया जाता है। जब रन ऑफ लॉसेस होंगे तो जाहिर सी बात है वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा और साथ ही साथ सॉइल इरोजन को भी कम करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टिकल मल्चिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? कॉफी गार्डन से रिलेटेड है। मेनली कहां पर फॉलो की जाती है? कॉफी गार्डन में। ठीक है, और कौन सी सॉइल से रिलेटेड है? ब्लैक सॉइल। ये चीज क्लियर है। इसके बाद हमने टिलेज के बाद हमने बात किया था स्कूपिंग के बारे में, कि अगर पेबल्स को किसी प्लांटेशन क्रॉप के रूट सिस्टम के आसपास या स्टेम का जो कवरिंग पार्ट होता है उसके आसपास अगर हम डाल देते हैं तो वो भी ऑपरेशनल लॉसेस को कम करता है। स्कूपिंग के बाद हमने ग्रास वाटरवे के बारे में बात किया, जिसके अंदर एक खसखस ग्रास के बारे में मैंने आप ग्रास वाटरवे के अंदर साइनोडोन डेक्टाइलोन के बारे में बताया। कुछ ग्रासेस ऐसी होती है जो पर्टिकुलर मॉइस्चर कंजर्वेशन करने का काम करती है, जिसके अंदर खसखस ग्रास होती है जिसे वेटिवर जेलिनिका कहा जाता है। एक आपका अंजन ग्रास होती है जिसे सेंचुरस सिलियरिस कहा जाता है। एक आपकी धामन ग्रास होती है जिसे सेंचुरस सेटिगेरस कहा जाता है। और एक आपकी कौन सी होती है? सेवन ग्रास, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेसाइरस सिंडिकस कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रिप क्रॉपिंग करके। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर इरोजन परमिटिंग और इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स को ग्रो करना क्या कहलाता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। क्लियर है? स्ट्रिप क्रॉपिंग को ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप परसेंटेज जो है हम 3 टाइप से हमने इसको डिवाइडेशन किया था, जहां पर स्लोप जो है 1% से कम हो, जहां 1 से 2 हो और कहीं 2 से ज्यादा हो। तो वो क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। आज बच्चे लाइव नहीं चल रहे क्या? अच्छा, 18 बच्चे लाइव है। लाइव जो बच्चे हैं उन सबको आवाज आ रही है क्या और समझ में आ रहा है क्या? एक बार बता दीजिए। चलिए, चैट्स में तो वैसे कुछ आया नहीं। चलिए, अभी चैट बॉक्स जो है खाली। क्या चालू नहीं है क्या? चलिए चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है। तो यहां तक हमने बात किया था, मतलब पूरा एग्रोनॉमिक मेजर्स हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके अंदर आपको डेढ़ फरो के बारे में याद रखना है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर 6 से 8 रो के बाद में हम एक फरो का फॉर्मेशन करते हैं। अगर रो नहीं दिया हो तो आपको याद रखना है 2.6 से 3.4 मीटर इंटरवल पर हम फरो का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेढ़ फरो कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? पूरा आपको सोइल कंजर्वेशन याद रखना है, सोइल इरोजन याद रखना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई टॉपिक पूरा हो जाए तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो एओ का पेपर हो, डबल एओ का पेपर हो, चाहे आपके राजस्थान पीजी का हो, चाहे बीएचयू का हो, जो भी 4-5 साल के पेपर आपको मिले, वहां से आप सोइल कंजर्वेशन से रिलेटेड, सोइल इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काम तुम्हारा है। ठीक है, इसके बाद में हमने कल स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्या? वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कल आपको बताया था कि जैसे अम्ब्रेला होता है और अम्ब्रेला की कई सारी स्टिक्स होती है। ठीक है, और वो स्टिक्स एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ड्राईलैंड कंडीशन के अंदर डिफरेंट रन ऑफ के कनेक्शंस होते हैं, वो सभी एक कॉमन आउटलेट के माध्यम से उनका ड्रेन आउट होते हैं और एक स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर आकर वो कलेक्ट होते हैं। और उस स्टोरेज स्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन जो है फिर फर्दर इरिगेशन पर्पज से, इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से किया जाता है। यहां तक समझ में आया? जहां पर किया जाता है यूज उसे हम बोलते हैं कमांड एरिया। जिस एरिया से वो रन ऑफ या एक्सेस वाटर कलेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और जहां पर वो स्टोरेज होता है उसे हम बोलते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर। फिर मैंने कहा था कि
आज थोड़ा धीरे कैसे बोल रहे हैं? अरे धीरे नहीं बोल रहा, मतलब थोड़ा धीरे समझा रहा हूँ। चलिए, आवाज नहीं आ रही तो मैं जोर से बोलता हूँ। वाटरशेड क्या होता है कि एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है जहां से जो भी कैचमेंट एरिया होते हैं, जहां से रन ऑफ को कलेक्ट किया जाता है और ड्रेनेड आउट किया जाता है एक कॉमन पॉइंट से या कॉमन आउटलेट से, और उन्हें एक पर्टिकुलर स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद फर्दर उनका डिफरेंट पर्पज में यूटिलाइजेशन किया जाता है। जिस एरिया में यूटिलाइज किया जाता है उसे हम कमांड एरिया बोलते हैं। वाटरशेड कॉन्सेप्ट जो है इंडिया के अंदर 1920 में आया था, 1920 में आया था। वाटरशेड को दो नाम से और जाना जाता है, इसे कैचमेंट बेसिन कहा जाता है और ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। यूके के अंदर जो है इसके लिए एक और टर्म दिया गया है जिसे हम बोलते हैं रिजलाइन। यहां तक क्लियर है? ये चीज समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वाटरशेड के अंदर। पहली चीज आपसे पूछी जाएगी कि वाटरशेड के फंक्शंस क्या होते हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ वाटरशेड, मेजर फंक्शंस ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड के मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मेजर फंक्शंस की जब भी हम बात करेंगे उससे पहले हम समझते हैं, एक टर्म आपको याद रखना है, पावर। ठीक है, क्या याद रखना है? पावर। देखो, वाटरशेड मेनली काम बना रहे हैं। चलो, इससे पहले एक और चीज याद रखना, इससे पहले आपको एक चीज और याद रखना है। मैंने कहा कि कैचमेंट एरिया से क्या कलेक्ट करते हैं हम? कैचमेंट एरिया से क्या कलेक्ट किया जाता है? क्या किया जाता है? रन ऑफ वाटर। क्या किया जाता है? रन ऑफ वाटर। मेनली ये याद रखना है कि रन ऑफ वाटर जो कलेक्ट किया जाता है वाटरशेड के अंदर, वो जो एरिया है वो एरिया मेनली कहाँ का है? आपका एरिड का है एंड सेमी एरिड। अगर मैं एरिड और सेमी एरिड दोनों में अगर कंपैरिजन करूं तो एरिड जो वाला पोर्शन है वहां पर सैंडी सोइल का परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि सेमी एरिड में सैंडी सोइल क्या होती है? कम होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिड और सेमी एरिड में किसमें रन ऑफ लॉसेस ज्यादा होगा और किसमें रन ऑफ लॉसेस कम होगा? सेमी एरिड में रन ऑफ लॉसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, जबकि एरिड में रन ऑफ लॉसेस कम होंगे। रीजन क्या है? यहाँ सैंडी सोइल है, इस वजह से इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी? ज्यादा। अब मान लीजिए हम वाटरशेड मेनली कहां फॉलो कर रहे हैं? एरिड और सेमी एरिड में। तो जाहिर सी बात है कि एरिड रीजन के अंदर एक्सेस रेनफॉल भी होती है, तो जो वहां का पानी वो क्या हो जाएगा? इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। जब पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा तो हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इसके कलेक्शन के लिए, उस रन ऑफ को एक्सेस करने के लिए, रन ऑफ को बढ़ावा देने के लिए कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रन ऑफ एक्सेसिंग केमिकल्स या रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स। एरिड रीजन के अंदर क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में? जबकि रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ कम होता है। तो इस रन ऑफ को बढ़ावा देने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, केमिकल्स जो क्या करेंगे? रन ऑफ को बढ़ाएंगे। उन केमिकल्स को कहा जाता है रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स। क्लियर हुआ? ऐसे केमिकल जो रन ऑफ को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स। अब रन ऑफ को कैसे बढ़ावा देंगे? कि जो सैंडी सॉइल के अंदर जैसे ही हम कुछ केमिकल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे तो वो उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी का काम करेंगे। जब सैंड के पार्टिकल्स आपस में बाइंड हो जाएंगे तो एक्सेस रन ऑफ जो है या एक्सेस रेनफॉल जो है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी, और इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी तो क्या होगी? रन ऑफ के रूप में बहेगी। क्लियर हुआ? तो ऐसे केमिकल्स को क्या कहा जाता है? रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। आपको एक चीज याद रखना है, एक वैकेंसी आती है जिसे हम बोलते हैं LSA, लाइव स्टॉक असिस्टेंट कहा जाता है, पशुधन सहायक कहा जाता है। और ये पशुधन सहायक क्या करता है? वैक्स लगाता है। क्या करता है? वैक्स। ठीक है, इसको याद रखना है। L से हो जाएगा आपका लेटेक्स, ठीक है। S से हो जाएगा आपका सोडियम बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, ठीक है। A से हो जाएगा आपका एस्फाल्ट, ठीक है। और W से हो जाएगा वैक्स, ठीक है। तो ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं? रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इन रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स की एप्लीकेशन रेट कितनी रखी जाती है? तो याद रखना, एप्लीकेशन रेट जो है वो 5 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होती है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे केमिकल जो रन ऑफ को बढ़ावा देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स कहा जाता है। रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स कौन से हैं? LSA वैक्स, यानी लेटेक्स है, सोडियम बेंटोनाइट है, एस्फाल्ट है, वैक्स है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स है उनकी एप्लीकेशन रेट पर हेक्टेयर कितनी होती है? 5 से 15 kg पर हेक्टेयर होती है। ये चीज क्लियर है? समझ में आया? चलिए, इसके पहले मैंने बात किया
कि वाटरशेड का फंक्शन क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि वाटरशेड का मेन फंक्शन क्या है, क्यों हम वाटरशेड कर रहे हैं, देखो वाटरशेड करने के पीछे हमारा रीजन क्या है कि सोइल मॉइस्चर कंजर्व होगी पहली चीज तो, ठीक है, वाटर का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। जब वाटर का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर मैं कहूं कि इस पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वाटर है, सोइल है, दो चीजें हैं। तो उन रिसोर्सेज का भी क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर रिसोर्सेज कंजर्व होंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वाटर का अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो एवर एक्सप्लोरेशन था, मतलब जो इसका अंधाधुंध हम दुरुपयोग कर रहे थे वो भी क्या होगा, अच्छे से होगा। इसके बाद में मैं बोल सकता हूं कि वाटर का कंजर्वेशन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मेन बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी कि जब वाटर अगर स्टोर होगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से यूज किया जा सकता है, इरिगेशन पर्पज से यूज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका रिसोर्सेज की, चलो एक बार हम लिख लेते हैं इसको, कुछ फंक्शंस लिखिए। प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर एंड फ्यूल इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट पी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन किसका इंक्रीज हो रहा है, आपके फूड का, फाइबर का, फ्यूल इंक्रीज होगा। क्यों होगा कि अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर हम वाटर का कंजर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड वर्ड है हमारा ओ, ठीक है, तो ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमाइज। मैंने आपको बताया था जब मैं सोइल इरोजन बता रहा था कि जनरली परमिसिबल रेट ऑफ सोइल इरोजन जो है वो 12.35 टन प्रति हेक्टेयर है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है प्रेजेंट टाइम पे 16 टन प्रति हेक्टेयर जो है इरोज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सोइल भी हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए रन ऑफ ज्यादा होगा, ठीक है, उसका अगर कलेक्शन नहीं होगा, पानी अगर कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो हमारी सोइल के साथ साथ वाटर का भी क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगा। तो इस वजह से अगर हम वाटर शेड फॉलो करते हैं तो ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 3 वाटर को हम क्या कर रहे हैं, सेविंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद में एक ही हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन इंप्रूव, ठीक है। नंबर 5 रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है। वैसे ये बहुत कॉमन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वाटरशेड का फंक्शन क्या होता है। जैसे ही आपके दिमाग में वाटरशेड का फंक्शन आए, इसका मतलब क्या है कि वाटर की सेविंग हो रही है, सोइल का इरोजन हो रहा है। अब इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जहां बैराज बनाया जाता है तो उस बैराज के क्या क्या फायदे होते हैं, उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अच्छा होगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज का जो काम करने की जो दर होगी, इफिशियंट लाइट जो है, लाइट आवर्स क्या बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे, यानी बिजली ज्यादा समय के लिए मिलेगी। जब बिजली ज्यादा समय के लिए मिल रही है तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज है वो अच्छे से काम करेगी, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन जो है उसमें इजाफा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम वाटर का कलेक्शन करेंगे तो इरिगेशन फैसिलिटीज, आपने देखा होगा छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी कनेक्ट कर दिया जाता है बैराज से, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। जब इरिगेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है हमारी इन्वायरमेंटल जो है वो भी, इन्वायरमेंट अगर मैं कहूं कि इकोलॉजी जो है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो कई सारे फायदे हैं, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पावर के माध्यम से याद रखना है। क्लियर हुआ, ये दो चीजें क्लियर है, यहां कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक चीज और पूछी जाती है हर एग्जाम के अंदर, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है, अगर आपके सिलेबस में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वर्ड दिया हुआ है तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटरशेड का क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड। अब मैंने देखो वाटरशेड के अंदर आपको 3 चीजें बताई थी, एक कैचमेंट एरिया होता है, एक कमांड एरिया होता है और एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है। FIRB का मतलब होता है फरो इरिगेटेड राइस बेड, ठीक है। ये वीट के अंदर एक मेथड है सोविंग करने का जिसकी सीड रेट 75 kg पर हेक्टेयर है। FIRB टेक्निक्स जो है इक्रिसेट ने 1995 में डेवलप की थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड की मैं बात करूं, वाटरशेड के अंदर मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, कैचमेंट एरिया, स्टोरेज स्ट्रक्चर और कमांड एरिया। यहां पर जो वाटरशेड का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कमांड एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ कमांड एरिया, ठीक है। कमांड एरिया का मतलब क्या है कि
जो वाटर हमने स्टोरेज किया है उसका यूटिलाइजेशन कितने एरिया में हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कमांड एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे वाटरशेड मेनली 5 प्रकार का होता है, मिनी, माइक्रो, मिली। ठीक, मिनी, माइक्रो, मिली, आपको रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आएगा सब मैक्रो, और फिर आएगा आपका 5 पॉइंट मैक्रो, और इन सब के पीछे क्या लगा दोगे, वाटरशेड। क्लियर हुआ यहां तक? अब मेजर चीज जो है वो ये है कि कमांड एरिया की जब हम बात करते हैं तो कितने कमांड एरिया को हम मिनी वाटरशेड बोलेंगे, कितने को माइक्रो बोलेंगे, कितने को मिली बोला जाएगा। याद रखना है कि यदि जो वाटर स्टोरेज आपने किया है उसका यूटिलाइजेशन यदि मैं 1 से 100 हेक्टेयर तक अगर हो रहा है, कितने हेक्टेयर तक, 1 से 100 हेक्टेयर तक हो रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, मिनी वाटरशेड। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 से 100 हेक्टेयर नहीं दिया हो और आपको 10 से 100 हेक्टेयर दिया हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो आपको कौन सा राइट करना है, ये। क्लियर हुआ? अगर दोनों दे रखा है तो कौन सा करना है, ये वाला। वैसे रेयरेस्ट केस होगा कि दोनों दिया जाएगा। याद रखना है कि 1 to 100 हेक्टेयर जो है वो इसका राइट आंसर है। अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन मेंशन है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो अपन रेफरेंस यहां से लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के अंदर 100 से 1000 हेक्टेयर। ठीक है, यहां पर 1000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, यहां पर 10,000 हेक्टेयर से याद रखना है 50,000 हेक्टेयर, और यहां पर मोर देन 50,000 हेक्टेयर। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। यहां से एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या ये चीज याद रहेगी क्या? ठीक है, एक बार आप इसको उतारिए और एक और चीज लिख लीजिएगा साथ में, कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड। कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड के मेनली 4 कंपोनेंट हैं जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट कंपोनेंट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या है? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अभी हम डिटेल से देखेंगे इनको, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। नंबर 3 हो जाएगा इसका वाटर हार्वेस्टिंग, सॉरी 2 नंबर वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नंबर 3 हो जाएगा अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, और नंबर 4 जो है आपका हो जाएगा क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है कंपोनेंट वाटरशेड का नहीं है। अगर इन चारों के अलावा अगर कोई दूसरा दिखाई देगा तो वो वाटरशेड के कंपोनेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया? क्या इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। पहले आप एक बार लिख लीजिए फंक्शन ऑफ वाटरशेड, या फिर हाँ पहले इसको लिख लो। चलो मेजर, चलो कैचमेंट वाला लिख लो। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है क्या, कैचमेंट एरिया का? चलो एक बार इसको लिखना। सर रन ऑफ केमिकल से इरोजन भी होगा? फिर तो देखो, रन ऑफ केमिकल से इरोजन कैसे होगा वो हम कर रहे हैं बाइंडिंग, मतलब जैसे आपने सुना होगा एग्रीगेट फॉर्मेशन का काम करता है पॉलीसेकेराइड्स। जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो सोइल के अंदर पॉलीसेकेराइड का कंटेंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो उसी तरीके से जो बिटुमिन्स वगैरह जो होते हैं, आपके एस्फाल्ट होती है, वैक्सेस होती है, ये क्या करती है रन ऑफ को इंक्रीज करने का काम करती है। कैचमेंट एरिया, रन ऑफ वाटर, एरिड और सेमी एरिड। देखो सेमी एरिड में तो हमें जो है रन ऑफ को इंड्यूस करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सेमी एरिड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की सोइल जो है वो ब्लैक सोइल भी हो सकती है। ठीक है, तो मेनली हम कौन से रीजन में करते हैं रन ऑफ इंड्यूसिंग? एरिड के अंदर। जल्दी लिखना। कैचमेंट एरिया, रन ऑफ वाटर, एरिड और सेमी एरिड। इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज होता है, रन ऑफ कम होता है। इस वजह से हम केमिकल्स का यूज करते हैं जो रन ऑफ को बढ़ावा देते हैं, उन्हें हम रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स कहा जाता है, जिसके अंदर एलएस है, वैक्स है। ये चीज समझ में आ रही है? लिखने में कोई दिक्कत? लिख लो इसको।
आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कल आप जो हैं जितने भी आपके पास पुराने पेपर्स हों उसमें से कोशिश करना। थोड़ा जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? लिख लिया? चलो उसके बाद में लिख लो मेजर फंक्शन ऑफ वाटर शेड। रिसोर्सेज कंजर्वेशन के अलावा और भी लिख सकते हो यहाँ पे एक दो पॉइंट। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड फाइबर फ्यूल इंक्रीज होगा, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमाइज होगा, वाटर की सेविंग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन जो है वो इंप्रूव होगी, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, रिसोर्सेज कंजर्वेशन होगा, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। वैसे आपको ज्यादा इसको लोड नहीं लेना है, इनको एज इट इज याद रखना है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वाटर शेड से क्या बेनिफिट्स होते हैं या उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चों। Production of food, fiber, fuel increase, or exploitation of natural resources minimize, water saving, economic activity of man improve, ecological balance, resources conservation, and recharge the groundwater. ठीक है, लिखो विकास, लिखो धीरे धीरे। साथ में तुम थोड़ा थोड़ा क्रॉप प्रोडक्शन भी पढ़ते रहना है ना, एक एक क्रॉप्स को, पहले सीरियल्स को ले लो। ठीक है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हो उनसे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ना, डब्ल्यू का सिलेबस, कोई सही सिलेबस कवर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा डीप एग्रोनॉमी पढ़ना है तो दो तीन जो प्रीफर्स बुक्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो, जैसे रेडी एंड रेडी, एस आर रेडी। लगभग लगभग उन दोनों का कंटेंट जो है वो अपने इसमें डाल रखा है, और भी जो पुराने क्वेश्चन होंगे उनको भी अपन साथ के साथ कवर करवाते रहेंगे। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। बता दीजिएगा एक बार। चलिए, सॉरी, ये लिख लिया। इसको लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, लेकिन जो मेजर क्लासिफिकेशन है आपको ये याद रखना है। ठीक है, एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी जो बुक आती है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, उसमें भी यही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, आप लिख सकते हो उसको। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? एस्टैब्लिशमेंट, कहीं भी ऊपर टॉप पे लिख लेना एस्टैब्लिशमेंट।
ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। एफओ में भी लगभग सिलेबस सेम ही है भाई। व्हील ट्रैक प्लांटिंग और प्लो प्लांटर के बारे में बताना। देखो व्हील ट्रैक प्लांटिंग में कुछ नहीं होता है कि उसकी जो व्हील की स्ट्रक्चर है वो पल्वराइजिंग करने का काम करती है, यानी जो व्हील्स हैं वो पल्वराइज करेंगे और साथ ही साथ उसमें प्लांटिंग होगी। आप इंप्लीमेंट इसको सर्च कर लेना गूगल पे। इसी तरीके से प्लो प्लांटर आता है। ये दोनों इंप्लीमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं किसके अंदर? मिनिमम टिलेज में। मिनी वाटरशेड 1 से 100 हेक्टेयर या 10 से 100 हेक्टेयर, माइक्रो वाटरशेड 100 से 1000 हेक्टेयर, मिली वाटरशेड 1000 से 10,000 हेक्टेयर, सब मैक्रो वाटरशेड 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, और मैक्रो वाटरशेड जो है आपका वो है मोर देन 50,000 हेक्टेयर। यानी जो वाटर स्टोर हम कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन मोर देन 50,000 हेक्टेयर के अंदर अगर हो रहा है तो उसे हम कौन सा वाटरशेड बोलते हैं? मैक्रो वाटरशेड कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो। अभी सोइल साइंस की तो क्लास नहीं लग रही होगी ना? हो गया सिलेबस? कितना और बाकी है उसमें? 3-4 क्लास के। न्यूट्रिएंट वगैरह तोड़ना पड़ा है सर ने? मैन्योर्स फर्टिलाइजर नहीं पड़ा है, चलो अपन कवर करेंगे। हाँ मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखो यार, इसको जल्दी लिखो। दिया राम लिख लिया? चलो इसके बाद में ये लिख लो कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड, फिर इनके बाद में डिटेल डिस्कशन करते हैं। अरे भाई टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, ठीक है। मजा नहीं आ रहा क्या? क्लास में मजा नहीं आ रहा तो? अच्छा मजा नहीं आ रहा तो मजा कैसे दिलाएं? हैं? क्यों? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम और क्रॉप मैनेजमेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वाटरशेड के जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। कौन से पार्ट में? अभी हमने जो सोइल कंजर्वेशन पढ़ा था वही आपका क्या है? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन है। ठीक है, सेकंड है आपका वाटर हार्वेस्टिंग, इसको भी हम समझेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, किसने टर्म दिया, किसने आर्ट बताया, कहाँ कहाँ क्या करते हैं, पूरा समझते हैं एक बार। मिनी, मिली, माइक्रो, मैक्रो वाटरशेड का कौन सा क्लासिफिकेशन है? वाटरशेड का क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कमांड एरिया जो है, वाटरशेड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 टाइप्स का है। मिनी वाटरशेड क्या होता है कि अगर वाटर जो स्टोर वाटर है उसका यूटिलाइजेशन 1 से 100 हेक्टेयर के अंदर करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिनी वाटरशेड। माइक्रो कब बोलेंगे? जब 100 से 1000, 1000 से 10,000 होगा तो क्या बोलेंगे? मिली, मिली वाटरशेड। सब मैक्रो कब बोलेंगे? जब 10,000 से 50,000 और 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? मैक्रो। मैक्रो को ही मेजर वाटरशेड कहा जाता है। ये भी आप लिख लेना, इसको यहां पर लिख लेना मेजर। ठीक है, मैक्रो को ही क्या कहा जाता है? मेजर वाटरशेड कहा जाता है। ठीक है, मैक्रो को ही क्या कहा जाता है? मेजर वाटरशेड कहा जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि वाटरशेड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 4 कंपोनेंट्स में अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट की बात करूं तो उसका नाम क्या है? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन पूरा का पूरा कौन सा है? जो अभी हमने सोइल इरोजन के अंदर पढ़ा था, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के अंदर, वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा आपका? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंदर। एग्रोनॉमिक मेथड और आपका इंजीनियरिंग मेथड दोनों किसमें आ जाएंगे? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंदर। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? वाटर
हार्वेस्टिंग। देखो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? देखो मैंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड। ये किसका एक कंपोनेंट है? वाटरशेड का कंपोनेंट है। वाटरशेड में क्या होता था कि जहां पर डिफरेंट लोकेशंस पे जो रन ऑफ होता था उसको एक कॉमन पॉइंट के माध्यम से आउटलेट किया जाता था, ड्रेनेड आउट किया जाता था और उसका फर्दर यूटिलाइजेशन किया जाता था। तो वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर भी क्या है? वाटर को कलेक्ट करना, वाटर को कलेक्ट करके उसको स्टोर करना, उसका यूटिलाइजेशन करना, उसे भी हम क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है? आपके वाटरशेड का। ये चीज क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग, एक ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक आर्ट है। एक साइंटिस्ट आया जिसने कहा वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक आर्ट है। अगर वाटर हार्वेस्टिंग आर्ट है तो दूसरे ने क्या दिया? वाटर हार्वेस्टिंग टर्म दिया। तो आपने सुना होगा, हम अधिकतर बार बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ना। ठीक है, तो इसका जो साइंटिस्ट था उनका नाम था नेबेटियन। क्या नाम था? नेबेटियन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने वाटर हार्वेस्टिंग को एज अ आर्ट कहा? किसने कहा था? नेबेटियन ने। जबकि किसने जो है टर्म कहा था? मेयोर। किसने कहा था? मेयोर। मेयोर नामक जो साइंटिस्ट था उसने कहा था कि वाटर हार्वेस्टिंग टर्म किसने दी? मेयोर ने दी। जबकि वाटर हार्वेस्टिंग को आर्ट किसने कहा? नेबेटियन ने। आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर को हम 3 चीजों से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और एक बिजनेस भी है। इसे क्यों कहा जाता है आर्ट साइंस बिजनेस? इसका रीजन ये है कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जैसे कि फार्मर्स की बात करें, दो फार्मर्स की डिफरेंट स्किल होती है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को फॉलो करना। जैसे मान लीजिए ग्राफ्टिंग करने का तरीका दो फार्मर्स का अलग अलग हो सकता है, तो ये एक क्या है? आर्ट है। साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी चीज का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, यानी उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल या रूल्स फॉलो हो रहा है। अगर मैं बात करूं आपके वीडीसाइड की, हर्बिसाइड्स की, जैसे कि 2,4-D की, तो 2,4-D केवल ब्रॉड लीफ को किल करता है जबकि नैरो लीफ को किल नहीं करता है। तो कहीं ना कोई प्रिंसिपल पर ये बेस्ट है, कहीं ना कहीं केमिकल नेचर पर ये बेस्ट है। या अगर मैं कहूं कि एक ऐसी वैरायटी होती है जो हाई यील्डिंग होती है और दूसरी वैरायटी लो यील्डिंग होती है, तो उसके बीच में भी कहीं ना कोई टेक्निक या कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है। तो इससे ये क्या है? साइंस है। बिजनेस माइंड कैसे कि यहाँ पर फार्मर जो है एज अ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर की तरह भी वर्क करता है। उसका मेन मकसद क्या होता है कि पर यूनिट एरिया से उसे मोर इनकम को जनरेट करना है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। इसी तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग एज एन आर्ट, ये किसने कहा था? नेबेथियन ने कहा था। जबकि टर्म किसने दी थी? मेयोर ने दी थी। वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मीन क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मीन होता है कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेड वाटर। क्लियर हुआ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर एंड फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेड वाटर इन डिफरेंट पर्पस इज नोन एज अ वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये भी किसका एक पार्ट है? वाटरशेड का एक पार्ट है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाटर की हार्वेस्टिंग, अगर मान लीजिए हम जो रेन वाटर की अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाएगा। अगर मान लीजिए रन ऑफ वाटर कौन सा है? रेन वाटर का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो एक टर्म है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब समझ गए? कलेक्शन ऑफ एक्सेस रेनफॉल वाटर एंड फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है, उस वाटर हार्वेस्टिंग को मैंने कहा था आपसे कि वाटर शेड मैनेजमेंट कौन से इलाकों में किया जाता है? मेनली एरिड और सेमी एरिड। तो वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं। क्या है? मेथड्स है। वो मेथड्स जो है एरिड और सेमी एरिड दोनों में अलग अलग है। कहां कहां? एरिड में और सेमी एरिड में, दोनों जगह क्या है? अलग अलग है। यदि मैं एरिड की बात करूं, अगर हम वेस्टर्न राजस्थान के जैसे एग्जांपल लेके अगर हम बात करें, तो यहां पर दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स। क्या आता है? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड। अगर कोई आप में से बाड़मेर का, जोधपुर का या जैसलमेर का होगा तो वहां पर एक टांका करके एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? टांका। ठीक है, टांका क्या होता है? कौन बताएगा? टांका क्या होते हैं? भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। पहली चीज क्लियर है। अब इस टांका का आपने देखा होगा कि अगर कभी बाड़मेर गए हो तो वहां पर जो टांके बनाए जाते हैं उनका यूज जो है ड्रिंकिंग पर्पज से किया जाता है। किस पर्पज से किया जाता है? ड्रिंकिंग पर्पज। तो टांके का पर्पज क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पर्पज क्या होता है बनाने का? ड्रिंकिंग पर्पज। किसके लिए?
ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, एक जनरली एक आइडियल टांके की स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, तो याद रखना है 1000 से 60,000 लीटर। कितनी है? 1000 से 60,000 लीटर किसकी कैपेसिटी है? टांके की। क्लियर हुआ? इसी की तरह टांके के बाद में एक और इसमें आता है जिसे कहा जाता है नाड़ी। क्या कहा जाता है? नाड़ी, या इसे कहा जाता है विलेज पॉन्ड। आपने देखा होगा कि कोई अगर उस इलाके का होगा तो एक नाड़ी बनाई जाती है, नाड़ी में भी जो है वो रन ऑफ वाटर जो आता है उसको कलेक्ट किया जाता है, और नाड़ी का यूटिलाइजेशन जो है एनिमल्स के लिए ड्रिंकिंग पर्पज से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एनिमल्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाड़ी किस लिए बनाई जाती है? नाड़ी जो है वो किसके लिए बनाई जाती है? एनिमल्स के लिए। जबकि हमारा टांका जो है वो किसके लिए बनाया जाता है? ह्यूमंस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज से। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 से 60,000 लीटर। ठीक है। यहां पर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाड़ी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी? कितनी होती है? 1200 से 15,000 मीटर क्यूब। कितनी होती है? 1200 से 15,000 मीटर क्यूब होती है। अब अगर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना लीटर आएगा? इसको मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, बस अभी केवल ये चीज याद रखना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर लेंथ का जो कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर होगी, जो वॉल्यूम होगा, उसमें कितना लीटर वाटर स्टोर हो सकता है? 1000 लीटर वाटर स्टोर हो सकता है। यदि यहाँ पर 1200 से 15,000 मीटर क्यूब न देकर, यानी 1200 मीटर क्यूब और 15,000 मीटर क्यूब न देकर अगर लीटर में पूछा जाता, तो 1200 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, या फिर 1500 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, ये होता 15,000। सॉरी, कितना? 15,000। ये चीज क्लियर है क्या? आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मीटर क्यूब में कितना होगा और लीटर में कितना होगा। अगर इसको भी अगर लीटर में कन्वर्ट करवाया जाए, जो पहले वाला है, तो जाहिर सी बात है उसे किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे लीटर से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर डेप्थ का, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा जो लेंथ वाला जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, उसमें आइडियल कितना लीटर पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 1 हेक्टेयर मीटर में कितना लीटर होता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर एमएम में कितना होता है। वही क्यों होता है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होता है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपने एक नाम सुना होगा, खडीन। अगर कोई जैसलमेर का होगा तो जैसलमेर में खडीन बहुत फेमस है। खडीन क्या होते हैं कि जो धोरेज होते हैं, धोरा जो सैंड ड्यून्स होती है, उनके बीच में रॉकी कैचमेंट्स जो एरिया होते हैं, वहां पर वाटर का कलेक्शन किया जाता है और उस वाटर का यूज जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज से किया जाता है। अगर आपने राजस्थान जीके पढ़ा होगा और भूगोल अगर आपने विशेष तौर से पढ़ा होगा, तो कहा जाता है कि खडीन जो है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, मेनली जैसलमेर के अंदर पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा सैंड ड्यून्स के बीच में बनाया गया एक रॉकी कैचमेंट्स होता है, जहां पर एक्सेस रन ऑफ वाटर का क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, और उसका वाटर, उसका इरिगेशन पर्पज से यूटिलाइजेशन किया जाता है। उस कृषि को, उस एग्रीकल्चर को कहा जाता है खडीन एग्रीकल्चर कहा जाता है, और उस स्टोरेज स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? खडीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खडीन को बनाने का पर्पज क्या है? अगर पर्पज की बात करें तो पर्पज किसमें है? एग्रीकल्चर में। क्लियर हुआ? यहां पर जो है किसी भी बुक के अंदर खडीन की स्टोरेज कैपेसिटी मेंशन नहीं है, केवल हमें याद रखना है खडीन जो है वो क्या होती है? रॉकी कैचमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रॉकी कैचमेंट्स होते हैं, जहां पर किसका कलेक्शन किया जाता है? वाटर का कलेक्शन किया जाता है। मेनली ये कहां पर फेमस है? फेमस इन जैसलमेर। कौन लोग इसमें इरिगेशन के अंदर यूज करते हैं? पालीवाल ब्राह्मण। कौन से? पालीवाल ब्राह्मण। ये चीज क्लियर हुई क्या? ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग मेनली दो जगह पर किया जाता है, एक एरिड में और एक सेमी एरिड में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिड में। एरिड में भी कौन से मेथड की? ट्रेडिशनल मेथड, जो पारंपरिक मेथड है। उसमें पहला है आपका टांका। टांका क्या होता है कि ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1000 से 60,000 लीटर होती है। किसमें यूज किया जाता है? ड्रिंकिंग पर्पज। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? ह्यूमंस के लिए कौन सा है? टांका। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि नाड़ी और विलेज पॉन्ड का पर्पज क्या है? एनिमल्स के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 1200 मीटर क्यूब से 15,000 मीटर क्यूब। अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 इंटू 10 की पावर 3 लीटर।
क्यों है? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। अगर खड़ीन की बात करें तो पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर में रॉकी कैचमेंट्स होती है जहां पर वाटर का कलेक्शन किया जाता है और इसका यूज जो है इरिगेशन पर्पस से किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जैसलमेर में। और कि कौन करता है? पालीवाल ब्राह्मण। इसके द्वारा जो एग्रीकल्चर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? खड़ीन एग्रीकल्चर कहा जाता है या खड़ीन कृषि कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? ये आपके कौन से आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के बाद आजकल एक और मेथड बड़ा प्रचलित है जो आपको याद रखना है इसमें, बी नंबर का, माइक्रो कैचमेंट्स। क्या है? माइक्रो कैचमेंट्स, ठीक है। माइक्रो कैचमेंट्स क्या होता है कि 16 मीटर स्क्वायर की डिस्टेंस पर जो है या 16 मीटर स्क्वायर के इंटरवल्स पर जो है छोटे छोटे डिप्रेसेशंस बनाए दिए जाते हैं, छोटे छोटे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है एक्सेस रन ऑफ वाटर जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कैचमेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रो कैचमेंट जो है वो कौन सी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है? एरिड के अंदर है या सेमी एरिड के अंदर है? किसमें है? एरिड के अंदर। कितने मीटर स्क्वायर का कवर्ड होगा? 16 मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? ये क्या था आपके एरिड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट आपका है वाटर हार्वेस्टिंग इन किसमें? सेमी एरिड। सेमी एरिड के अंदर अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे मोस्ट है आपका टैंक। देखो दो चीजें हैं, एक टांका होता है, एक टैंक होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि टांका जो है वो कहां बनाया जाता है? वेस्टर्न राजस्थान में बनाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होती भी है या फिर उनकी हाइट जो है वो थोड़ी कम होती है, मतलब डेप्थ क्या होती है? कम होती है। जबकि टैंक की डेप्थ क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। ये मेनली कहां बनाया जाता है? आपके सेमी एरिड में। ये चीज याद रखना है। उसके अलावा दूसरा नाम आपने सुना होगा फार्म पोंड। क्या सुना होगा? फार्म पोंड आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार की भी एक योजना है कि अगर कोई फार्मर फार्म पोंड बनाता है तो उसको 40% अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक बार अनुदान का देख लेना कितना है सब्सिडी कंफर्मेशन में। फार्म पोंड जो है वो किस में आता है? आपके सेमी एरिड के अंदर। ये चीज क्लियर है? एरिड के अंदर नहीं आता है। अब एक आइडियल फार्म पोंड की साइज आपसे पूछी जा सकती है। आइडियल साइज अगर ऑप्शन में 100 से 300 मीटर क्यूब दी हो, कितना? 100 से 300 मीटर क्यूब, यानी स्टोरेज स्ट्रक्चर कितनी है उसकी? 100 से 300 मीटर क्यूब। अगर लीटर में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 की पावर 3 लीटर टू 300 इंटू 10 की पावर 3 लीटर। अगर ऑप्शन में ये दिया हो, अगर ऑप्शन में इसके अलावा 250 से 300 मीटर क्यूब अगर दे रखा है तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? कौन सा होगा? 250 से 300 मीटर क्यूब वाला। ये चीज क्लियर है? फार्म पोंड के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस फार्म पोंड से क्या पूछा जा सकता है? टोपोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं, स्थलाकृति की अगर मैं बात करता हूं, तो दो तरीके की टोपोग्राफी होती है। एक फ्लैट टोपोग्राफी होती है और एक हिली एरियाज होते हैं, ठीक है। एक तो फ्लैट एरियाज होते हैं और एक कौन से होते हैं? हिली एरिया। तो उन दोनों के अंदर जो फार्म पोंड बनाए जाते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमारी फ्लैट टोपोग्राफी है, समतल अगर है और वहां पर हम फार्म पोंड बनाना चाहते हैं तो क्या हमें को जमीन खोदना पड़ेगा? क्या? जाहिर सी बात है जमीन खोदना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है एक्सकेवेटिंग। क्या होता है? एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग का हिंदी मीन होता है खोदना। क्या होता है? खोदना। तो याद रखना फार्म पोंड यदि हमारी टोपोग्राफी कैसी है? फ्लैट टोपोग्राफी है। कैसी है? फ्लैट टोपोग्राफी। फ्लैट टोपोग्राफी है तो वहां पर जो फार्म पोंड बनाए जाते हैं उन फार्म पोंड को बोलते हैं एक्सकेवेटेड फार्म पोंड। ये चीज क्लियर है? अगर मान लीजिए हिली एरियाज है, कौन से हैं? हिल टोपोग्राफी है, तो हिल टोपोग्राफी पर क्या होता है? हिली एरियाज के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, तो इस पहाड़ का पानी कहां पर आएगा? इस जगह इकट्ठा होगा। तो हम क्या करेंगे? इस साइड में यहां पर मिट्टी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? मिट्टी या अर्थन डैम बना देंगे, जिससे क्या होगा कि यहां पर आने वाला पानी कहां पर स्टार्ट हो जाएगा स्टोर होना? इस कंडीशन के अंदर। क्लियर हुआ? तो इसे कहा जाता है एम्बैंकमेंट। तो फार्म पोंड, एम्बैंकमेंट फार्म पोंड, एम्बैंकमेंट फार्म पोंड। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है मिट्टी को चढ़ाकर वाटर का स्टोर करना, उसे क्या कहा जाता है? एम्बैंकमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सकेवेटेड फार्म पोंड कौन सी टोपोग्राफी पर बनाया जाता है? फ्लैट टोपोग्राफी पर। जबकि हिली टोपोग्राफी पर जो फार्म पोंड बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट फार्म पोंड। क्या ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को? दो ही चीजें याद रखना है, सेमी एरिड के अंदर दो वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, दो हार्वेस्टिंग के तरीके होते हैं, एक टैंक होता है और एक फार्म पोंड होता है। फार्म पोंड की आइडियल साइज 100 से 300 मीटर क्यूब होती है, या अगर ऑप्शन में आपको 250 से 300 मीटर क्यूब दे रखा है तो ये ज्यादा राइट होगा।
फार्म कोन दो तरीके के होते हैं, फ्लैट टोपोग्राफी पर बनाए जाते हैं। फ्लैट है तो जमीन को खोदना पड़ेगा, खोदने को हम एक्सकेवेशन बोलते हैं, इस वजह से इस प्रकार के फार्म कोन को क्या कहा जाएगा, एक्सकेवेटेड फार्म कोन। जबकि हिली टोपोग्राफी पर जो बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, एम्बैंकमेंट फार्म कोन। यहां तक क्लियर है? एक बार आप लिखिएगा, चलिए देखो, सोइल वाटर कंजर्वेशन क्लियर है आपका फर्स्ट, इसको लिख के आगे स्टार डाल दो। सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वाला पार्ट जो है, जिस तरीके से हमने डिवाइडेशन किया था दो पार्ट में, एक आपका कौन सा था, इंजीनियरिंग मेजर्स या फिर मैकेनिकल मेजर्स, सेकंड कौन सा था आपका, एग्रोनॉमिक या कल्चरल मेजर्स, वो दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लिखो आप, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग में लिख लो कि आर्ट किसने बताया था, नेबेटियन ने, जबकि टर्म किसने दी थी, मेयोर ने। थोड़ा जल्दी लिखना। वाटर हार्वेस्टिंग टर्म गिवन बाय मेयोर, और जबकि आर्ट किसने कहा था, नेबेटियन ने, ठीक है। इसको लिख लेना, मेंशन कर लेना, कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज वाटर, इसे क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग। जहां जहां वाटरशेड मेंशन किया हुआ है, जहां जहां ड्राईलैंड एग्रीकल्चर दिया हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रन ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज वाटर, इसे क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, आर्ट किसने दिया था और टर्म किसने दिया था, ठीक है। लिखा, लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखिए। लिखिए, चलो आगे लिखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें लिख लो कलेक्शन ऑफ रेनफॉल वाटर, कलेक्शन ऑफ rainfall water and further storage and utilization। अगर आपको टर्म समझ में आ गया तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। मेन चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेनफॉल वाटर एंड फर्दर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एक बार ऑनलाइन जो बच्चे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, मोहित, सुमित, ये सुमित शर्मा ने तो शायर बनाने की कोशिश कर रहा है? तुम पहले इसको लिखो, लेकिन बताएंगे, एक बार सुनाएंगे, एक बार इसको लिखो आप, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें फर्स्ट लिखना टांका। देखो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, टांके का यूज किसमें किया जाता है, ठीक है, खड़ीन का यूज किसमें किया जाता है, या नाड़ी या विलेज पोन का पर्पज क्या है, ठीक है। तो तीनों का पर्पज याद रखना है, कौन सा ह्यूमंस के लिए बेनिफिट करता है, कौन एनिमल्स के लिए है, और कौन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज है। इसको लिखो। ये हम एरिड के अंदर बात कर रहे हैं, कौन से रीजन में बात कर रहे हैं, एरिड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिड जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। एरिड जो है आपके लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का है, लेटिन। जो किस वर्ड से लिया गया है, एरियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राइनेस। क्या होता है, ड्राइनेस। कहीं लिख लेना अगर इच्छा हो तो। एरिड जो है वो लेटिन वर्ड है, एरियर टर्म है, एरियर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है इसका, ड्राइनेस, ठीक है। हाँ, ये सारे एरिड में है भाई, ये सब जो है वो एरिड के अंदर है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड, सेमी एरिड की हमने बाद में बात किया है, पहले हम एरिड की बात कर रहे हैं और सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे सेमी एरिड की।
ये सब एरिड के अंदर है, ठीक है। एरिड में ट्रेडिशनल मेथड टांका पर्पस ड्रिंकिंग पर्पस में, मतलब ह्यूमंस के लिए स्टोरेज कैपेसिटी 1000 से 60,000 लीटर। अगर हम एरिड टर्म की बात करें, लैटिन वर्ड है, एरियर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ड्राइनेस होता है। क्या होता है, ड्राइनेस। आप लोगों के कलरफुल पेन का कॉम्बिनेशन खतरनाक है? एक लाइन उस कलर से, एक लाइन उस कलर से है। क्यों क्यों यूपी वाले भाई अपने सिंगल है? चलो अच्छी बात है। लिख लिया क्या ये? लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया, चलो। उसके बाद में लिखो नाड़ी और विलेज पॉन्ड। ये सब किसमें, एरिड के अंदर है ना। नाड़ी और विलेज पॉन्ड पर्पस है एनिमल्स के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी है 1200 मीटर क्यूब से 15,000 मीटर क्यूब, या 1200 इंटू 10 की पावर 3 लीटर टू 15,000 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, 10 की पावर 3 लीटर। खडीन की बात करें तो पर्पस एग्रीकल्चर से, रॉकी कैचमेंट्स होते हैं जैसलमेर में, और किसके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा। इसको और थोड़ी लैंग्वेज में लिख लेना, लिखना चाहो तो। known as खडीन इरिगेशन। वाटरशेड और वाटर हार्वेस्टिंग में डिफरेंस इस बात का है, वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एरिया से जो भी एक्सेस रन ऑफ होता है उसको कलेक्ट करना और एक कॉमन आउटलेट के माध्यम से ड्रेनेड आउट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो ये भी एक वाटरशेड का पार्ट है। वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल मीन होता है कि जो भी एक्सेस रन ऑफ है उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके स्टोर किया, और स्टोर करके उसका यूटिलाइजेशन किया, उसे हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्शन ऑफ वाटर, मेनली याद रखना है, कलेक्शन ऑफ वाटर को क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। देखो जो थोड़ा जल्दी, खडीन, किसी ने देखा है खडीन है? देख लिया है? नाड़ी जैसे होता है। फोटो दिखाएंगे एक बार, अपन को कंटेंट पूरा करना है यार आज पूरा इसको वाटरशेड को कंप्लीट करते हैं। हाँ थोड़ा अपनी स्लो चलती है ना गाड़ी है, तुम्हें भी लगता होगा कि एक पेज है। चलो एक बार लिख लिया ये, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखना। माइक्रो कैचमेंट्स, माइक्रो कैचमेंट्स में समझ में आ गया। माइक्रो कैचमेंट्स का मतलब क्या होता है कि 16 मीटर स्क्वायर की डिस्टेंस पर, या 16 मीटर स्क्वायर की डिस्टेंस के बाद में हमें क्या बनाना है, सॉरी, माइक्रो कैचमेंट्स का मतलब ये नहीं होता है 16 मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखना। माइक्रो कैचमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये फील्ड है, ठीक है, तो इस फील्ड में 16 मीटर स्क्वायर में हमें क्या करना है, वाटर को कलेक्शन करना है, इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कैचमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसको लिख लेना, कलेक्शन ऑफ वाटर इन 16 मीटर स्क्वायर। ये मेनली नेजेव डिस्ट्रिक्ट ऑफ इजराइल जो है वहां पर ये प्रोसेस फॉलो की जाती है, ठीक है। कहां पर, नेजेव डिस्ट्रिक्ट ऑफ इजराइल। माइक्रो कैचमेंट तो याद रखना है, माइक्रो कैचमेंट्स किससे रिलेटेड है, एरिड रीजन में वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है या फिर सेमी एरिड में है, ये याद रखना है किसमें है, एरिड के अंदर।
लिख लिया? चलिए, इसके बाद में आप लिखो सेमी एरिड, वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड, ऐसे लिख लो, या फिर आपने पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट सेमी एरिड, इसमें टैंक हो जाएगा पहला। सेकंड आपका फार्म पोंड, फार्म पोंड की आइडियल साइज 100 से 300 मीटर क्यूब या 100 इंटू 10 की पावर 3 लीटर टू 300 इंटू 10 की पावर 3 लीटर। और अगर ऑप्शन में 250 से 300 मीटर क्यूब दे रखा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 250 से 300 मीटर क्यूब। इसको लिखिए। एक बार आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कल जब आप क्लास में आओ तो जो भी पुराने पेपर्स हो, चाहे वो एओ हो, डबल एओ हो या पीजी के हो, ठीक है, उसमें आपको सर्च करना है जो हमने ट्रायल एंड एग्रीकल्चर पढ़ लिया या जो टिलेज पढ़ा है उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनको आप सोल्व करके आना। मैं भी यहाँ पर मैं भी लेके आऊंगा, उनको अपन सोल्व करवाएंगे। कल की क्लास के अंदर ये पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद अब तक जो भी पढ़ा है, जिससे भी जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको अपन सोल्व करेंगे कि क्या वाकई में हम जो पढ़ रहे हैं वो सफिशियंट है या क्या उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें और हैं, एक है आपका अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम और एक है क्रॉप मैनेजमेंट। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम में आपने नाम सुना होगा एग्रो फॉरेस्ट्री का, ठीक है, तो हम उसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, ले क्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री से एक क्वेश्चन बड़ा फिक्स है कि एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम क्या होता है, एग्री होटी क्या होता है, ठीक है, तो पास्टोरल में क्या डिफरेंस है ना, उनको हम कल करेंगे। सेमी एरिड के अंदर टैंक है, फार्म पोंड है। फार्म पोंड जो है उसकी आइडियल साइज 100 से 300 मीटर क्यूब। फार्म पोंड को जो है दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। अगर टोपोग्राफी फ्लैट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सकेवेटेड फार्म पोंड। अगर हमारी टोपोग्राफी कैसी है, हिली लिखा है, हिली हिली टोपोग्राफी है तो उस फार्म पोंड को क्या कहा जाता है? एम्बैंकमेंट फार्म पोंड कहा जाता है। हाँ, एम्बैंकमेंट फार्म पोंड कहा जाता है। दिखाइए, इसके अंदर एक और नीचे लिख लेना फार्म पोंड के अलावा डिगिंग वेल। थर्ड पॉइंट है डिगिंग वेल, यानी जो कुएं बनाए जाते हैं वो भी कौन से रीजन में बनाए जाते हैं? मेनली सेमी एरिड के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिगिंग वेल जो है वो कहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, एरिड रीजन की या सेमी एरिड रीजन की है। आज की इस क्लास के अंदर हमने बात किया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड के फंक्शन को हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा जिसको हम पावर बोलते हैं। पावर के अंदर आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस केवल एक माइंड सेट रखना है कि जहां हम वाटरशेड करते हैं वहां प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मिनिमाइज होता है, ठीक है, वाटर की सेविंग होती है, वाटर रिचार्ज होता है, इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल बैलेंस होता है और रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर होता है या रिसोर्सेज कंजर्वेशन होता है। रटना नहीं है, बस माइंड में सेट रखना है। उसके बाद हमने कहा कि वाटरशेड जो है मेनली हम दो रीजन के अंदर करते हैं, एक एरिड होता है, एक सेमी एरिड होता है। सेमी एरिड के अंदर रन ऑफ को हमें इंड्यूस करवाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मेनली अधिकतर जो सेमी एरिड रीजन्स है वहां की सोइल ब्लैक सोइल्स होती है और उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को स्टोर कर सके। लेकिन एरिड रीजन के अंदर सैंडी सॉइल होने की वजह से अधिकांश पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट होकर चला जाता है। उस इन्फिल्ट्रेशन को कम करने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो उस रन ऑफ को एक्सटेंड करेंगे, उस रन ऑफ को बढ़ावा देंगे। कैसे देंगे? उन पार्टिकल्स को बाइंड करके। बाइंडिंग पार्टिकल्स के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स। उसके अंदर आपका एलएस है, वैक्स है यानी लेटेक्स है, ठीक है, उसके बाद में क्या था, एक तो लेटेक्स है, एक एस्फाल्ट है, एक सोडियम बेंटोनाइट है और एक आपका वैक्सेस है, ठीक है। ये चारों केमिकल्स है जिन्हें हम रन ऑफ इंड्यूसिंग केमिकल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने बात किया क्लासिफिकेशन, क्या बिटुमिन भी होता है लेकिन बिटुमिन मेंशन नहीं किया है किताबों में, तो आपको केवल ये चार केमिकल्स याद रखना है। अगर ऑप्शन में आए तो बिटुमिन भी राइट जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी राइट जाएगा, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आएंगे, लेकिन मेनली तीन चार को ही मेंशन किया गया है जो टेक्स्ट बुक्स हैं, तो अपन उनको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हमने वाटरशेड का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ कमांड एरिया। कमांड एरिया के बेसिस पे वाटरशेड 5 प्रकार का होता है, मिनी, माइक्रो, मिली, फिर सब मैक्रो और मैक्रो। मैक्रो को हम बोलते हैं मेजर वाटरशेड पे। क्लियर हुआ? इसके बाद में हमने कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड के बारे में बात की जिसके अंदर चार कंपोनेंट है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, थर्ड अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम और फोर्थ जो है आपका क्रॉप मैनेजमेंट। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वही याद रखना है जो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा था,
ठीक है, हमने सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में जो पढ़ाया था पूरा वो आएगा। सेकंड है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट, जिसकी आर्ट जो है, वाटरशेड एक आर्ट है, ये नेबेटियन ने कहा था, जबकि वाटरशेड टर्म जो है वो किसने दी थी, मेयोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर अगर मान लीजिए हम रन ऑफ जो वाटर है वो हमारी रेनफॉल का है तो उसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर हुआ। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जानी जाती है। जैसे एरिड की अगर मैं बात करूं तो एरिड में कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। ट्रेडिशनल के अंदर टांका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसकी कैपेसिटी जो है 1000 से 60,000 लीटर होती है, जिसका मेनली पर्पज जो है वो इरिगेशन ड्रिंकिंग पर्पज से इसका यूज किया जाता है, ह्यूमंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो टांका के बाद क्या आता है, विलेज पॉन्ड आता है जिसे हम नाडी बोलते हैं। इसका पर्पज क्या है, जो भी हमारे एनिमल्स है उसके लिए है। इसकी कैपेसिटी 1200 से 15,000 मीटर क्यूब होती है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। अगर 1200 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1200 इंटू 10 की पावर 3 लीटर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका खडीन है। खडीन जो है रॉकी कैचमेंट्स होता है जहां पर वाटर का कलेक्शन किया जाता है, इरिगेशन पर्पज से यूज किया जाता है, और उस कृषि को, उस एग्रीकल्चर को खडीन एग्रीकल्चर कहा जाता है, जो कि मेनली जैसलमेर के अंदर फेमस है। पालीवाल ब्राह्मण उसको करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड के अलावा एक दो और हैं आपका, जैसे कि माइक्रो कैचमेंट्स की हमने बात किया। सेमी एरिड रीजन की मैं बात करूं तो टैंक जो है बड़े फेमस हैं। टैंक के बाद फार्म पॉन्ड आते हैं। फार्म पॉन्ड की अगर हम आइडियल साइज की बात करें तो 100 से 300 मीटर क्यूब है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 250 से 300 मीटर क्यूब दे रखा है तो राइट आंसर आपका 250 से 300 मीटर क्यूब क्लिक करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि फार्म पॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट टोपोग्राफी पर बनाए जाते हैं और एक हिली एरियाज में बनाए जाते हैं। जो फ्लैट टोपोग्राफी पर बनाए जाते हैं उनको हम एक्सकेवेटेड बोलते हैं, क्योंकि फ्लैट पर अगर हमें फार्म पॉन्ड बनाना है तो मिट्टी को खोदना पड़ेगा और खोदने को हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। तो एक्सकेवेटेड फार्म पॉन्ड कहां बनाए जाते हैं, फ्लैट टोपोग्राफी पर, जबकि हिली टोपोग्राफी पर क्या बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट फार्म पॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। कल की हम क्लास के अंदर थोड़ा पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे पुराने एग्जाम्स में उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।